वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। एमपीजी के की यह क्लास नंबर 6 है। आज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस क्लास में हम मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं और राजवंश के बारे में जानेंगे। इस सीरीज में हम 4000 से भी अधिक प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि एमसीक्यू के फॉर्मेट में होंगे। और इन सभी प्रश्नों को हम फुल कंसेप्ट और डिटेल के साथ में देखेंगे। यदि एमपीजी के संबंध में आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे इस क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे इस चैनल एग्जाम 5G को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम जानते हैं कि यह हमारी सीरीज किन किन लोगों के लिए, किस किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हमारी यह एमपीजीके की सीरीज एमपीपीएससी जो कि 2020, 21 या 22 में होंगी, उनके लिए, आने वाली एग्जाम एमपी पुलिस के लिए और व्यापम के सभी एग्जाम जिसमें कि एमपीजीके का सिलेबस पूछा जाता है, सभी के लिए क्लास अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस पूरी सीरीज में हमने सभी प्रश्न टॉपिक वाइज लिए हैं। साथ ही एमपीपीएससी 2020 को आपको पता होगा कि उन 2020 का सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया है ना। तो हमने एमपीपीएससी 2020 के सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे प्रश्नों को कवर किया हुआ है। यदि आप यह पूरी सीरीज देख लेते हैं तो एमपीजीके से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा, यह मेरी गारंटी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश का वह कौन सा शासक था जो महान विद्वान, लेखक, निर्माता तथा योद्धा था। आपके ऑप्शन है मानसिंह, बाज बहादुर, राजा भोज और सूरज सेन। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है राजा भोज। राजा भोज एक ऐसा व्यक्तित्व था जो एक महान शासक तो था ही, साथ ही वह एक विद्वान भी था, एक लेखक भी था। ठीक है, योद्धा तो था ही है ना, योद्धा था मतलब शासक था, महान शासक था, विद्वान था और लेखक भी था। राजा भोज कहा जाता है कि इन्हें कलम और तलवार दोनों में ही महारत प्राप्त थी। कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसमें है समराम गणसूत्र। ठीक है दोस्तों, राजा भोज की दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनका नाम है समराम गणसूत्र, यह आपकी पहली रचना। और इनकी दूसरी रचना आप याद रखेंगे सरस्वती कंठाभरण। तो ये दो रचनाएं राजा भोज की है, इन्हें आप विशेष रूप से याद रखेंगे, समराम गणसूत्र और सरस्वती कंठाभरण। अगला प्रश्न हम देखते हैं, परमार शासकों ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। इंदौर, धार, उज्जैन या खंडवा। परमार वंश का शासन मालवा में रहा है। पहली बात आपको ये याद रखनी है कि परमार वंश का शासन मालवा क्षेत्र पर रहा है। दूसरी बात, परमार वंश की स्थापना, ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा हूं मैं, परमार वंश की स्थापना उपेंद्र ने की थी, उपेंद्र ने की थी, है ना। इन्हें ही हम कृष्णराज के नाम से जानते हैं। इन्हें किस नाम से हम जानते हैं, कृष्णराज के नाम से। और इनकी राजधानी जो थी वह धार थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। राजधानी क्या थी दोस्तों, परमार शासकों की धार। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राजा मुंज और राजा भोज किस वंश के प्रतापी शासक रहे हैं। तो राजा मुंज और राजा भोज परमार वंश के प्रतापी शासक रहे हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। एक अतिरिक्त फैक्ट आपको याद रखना है कि राजा मुंज ने धार में मुंज सागर झील बनाई थी। क्या बनाई थी दोस्तों, मुंज सागर, इसका निर्माण करवाया था। कहां पर करवाया था, यह धार में करवाया था, जो कि इनकी राजधानी हुआ करती थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, परमार वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो परमार वंश की स्थापना उपेंद्र ने की थी, यह मैंने आपको बताया था, जिन्हें हम कृष्णराज के नाम से जानते थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। इस एक अतिरिक्त फैक्ट के रूप में आपको एक बात याद रखनी है, वंश का पहला स्वतंत्र शासक राजा सियक था, जिसके हम श्रीहर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कृष्णराज थे जिन्होंने परमार वंश की स्थापना की थी, यह किसी के अधीन हुआ करते थे, है ना। पहला परमार वंश का स्वतंत्र शासक, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, पहला परमार वंश का स्वतंत्र शासक कौन था। तो पहला स्वतंत्र शासक होता है दोस्तों इनके वंश में सियक, जिनको ही हम श्रीहर्ष के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जिनको हम, श्रीहर्ष के नाम से। यह पहला स्वतंत्र शासक था परमार वंश का।
अगला प्रश्न देखते हैं, मालवा के परमार वंश के कौन से शासक ने उत्तराधिकारी के लिए दत्तक पुत्र को गोद लिया था? ऐसा कौन सा शासक है जिन्हें दत्तक पुत्र लिया था गोद, है ना? तो दोस्तों राजा मुंज जो थे यह दत्तक पुत्र थे, है ना, जिनके बारे में हमने पढ़ा, जिन्होंने मुंज सागर झील का निर्माण करवाया था। राजा मुंज यह थे दत्तक पुत्र। किसके दत्तक पुत्र थे? तो यह थे दोस्तों सियक द्वितीय यानी कि हर्ष के दत्तक पुत्र थे। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और यह सियक द्वितीय जो था यह सियक प्रथम का पुत्र था। तो सियक प्रथम इसका पुत्र सियक द्वितीय, और सियक द्वितीय ने गोद लिया हुआ था राजा मुंज को। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। और ये उपेंद्र इन्होंने परमार वंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परमार वंश के शासक मुंज ने कौन सी उपाधि धारण की थी, यह पूछा जा रहा है। तो शासक मुंज ने अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ और श्री वल्लभ, ये तीनों ही उपाधि धारण की थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। सभी उपाधियों को इन्होंने धारण किया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? ठीक है दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन है जो परमार वंश का शासक नहीं था? तो उपेंद्र ने तो परमार वंश की स्थापना की थी, और राजा मुंज इसके प्रतापी शासक हुए थे। उदयादित्य भी इस वंश के ही शासक थे। तो ऑप्शन बच जाता है दोस्तों सी, यानी कि गंगेय देव। गंगेय देव परमार वंश के शासक नहीं थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी हमें किस लेख से मिलती है? तो भोज की धारा नगरी पर चालुक्यों ने आक्रमण किया था दोस्तों। किसने आक्रमण किया था धारा नगरी पर? चालुक्य शासकों ने। यह दक्षिण भारत का एक वंश था, चालुक्य वंश। इन्होंने धारा नगरी पर यानी कि मालवा पर आक्रमण किया था, जिसकी जानकारी हमें मंगाई लेख से प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो परमार वंश के प्रतापी शासक राजा भोज ने धार नगरी में सरस्वती मंदिर का निर्माण जो है वह करवाया था। तो इस प्रकार से इस सवाल का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और राजा भोज ने भोपाल में भोजताल का भी निर्माण करवाया था दोस्तों। किसका निर्माण करवाया था? भोजताल का। तो यह भोजताल और सरस्वती मंदिर दोनों का ही निर्माण राजा भोज के द्वारा करवाया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है ना। तो वाकपति प्रथम परमार वंश के शासकों के नाम एक तरफ दिए हुए हैं और उपनाम उनके एक तरफ दिए हुए। वाकपति नियम प्रथम को कृष्णराज के नाम जाना जाता था, मुंज को वाकपतिराज के नाम जाना जाता था, और श्री हर्ष को सियक द्वितीय के नाम जाना जाता था, मिहिर भोज को कविराज के नाम से जाना जाता था। कौन सा सुमेलित नहीं है यह हमें बताना है। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन दोस्तों सुमेलित है। यह जो ऑप्शन नंबर डी है यह इस सवाल का सही जवाब है। मिहिर भोज कविराज के नाम से नहीं जाना जाता था। कविराज के नाम से हम जानते थे परमार वंश की शान राजा भोज को। किसको जानते थे दोस्तों? राजा भोज को, ना कि मिहिर भोज को, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, राजा भर्तहरि की गुफाएं किस वंश के राजाओं ने बनवाई थी? भर्तहरि की गुफाओं का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था? तो भर्तहरि की गुफाओं का निर्माण 11वीं सेंचुरी में होता है दोस्तों। कब होता है यह? 11वीं सेंचुरी में। और इसका निर्माण करवाया था परमार वंश के शासकों ने। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। परमार वंश के कौन से शासक ने त्रिपुरी के कलचुरी शासक युवराज द्वितीय को पराजित किया था? तो दोस्तों इनको पराजित किया था राजा मुंज ने, है ना, राजा मुंज ने। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। मुंज ने ही त्रिपुरी के शासकों को पराजित किया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, परमार के परिवार को खालिस्तान द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि परमार वंश को ये जो मालवा पर संभालने का अधिकार जो है किस वंश के राजाओं ने दिया था? जैसा कि मैंने आपको बताया था, परमार वंश के संस्थापक थे कृष्णराज, जिसे कि हम किस नाम से जानते हैं? उपेंद्र के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इन्होंने परमार वंश की स्थापना की थी, पर ये पहले स्वतंत्र राजा नहीं थे। यह राष्ट्रकूटों के अधीन सामंत हुआ करते थे मालवा के। किसके अधीन? राष्ट्रकूटों के अधीन। तो इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों ने ही परमार वंश को मालवा में स्थापित किया था।
चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। परमार वंश का सबसे प्रतापी एवं संस्कृत का प्रकांड विद्वान कौन था? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजा भोज को कलम और तलवार दोनों पर ही महारत हासिल थी, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? राजा भोज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। परमार वंश का वह शासक जो कविराज के रूप में प्रसिद्ध था, तो वह भी राजा भोज ही था, जो कविराज के रूप में प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न हम देखेंगे। सॉरी। कविराज राजा भोज द्वारा रचित निम्न ग्रंथों में से उनका कौन सा ग्रंथ नहीं है, यह पूछा जा रहा है। तो इनका ग्रंथ समराम गणसूत्र, धार का वास्तुशास्त्र जिसमें लिखा गया है, सिद्धांत संग्रह, तत्व प्रकाश शैव और मालविकाग्नि मित्रम, इन चारों में से ग्रंथ नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मालविकाग्नि मित्रम कविराज राजा भोज के द्वारा नहीं लिखा गया है। मालविकाग्नि मित्रम यह कालिदास की रचना है दोस्तों। किसकी रचना है? यह कालिदास की रचना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। राजा भोज द्वारा रचित संस्कृत का ग्रंथ कौन सा है, यह पूछा जा रहा है कि भोज ने संस्कृत के कौन से ग्रंथ रचे हैं। तो उस समय संस्कृत भाषा ही मुख्य रूप से उन पर महारत हासिल थी, किसकी? राजा भोज की। तो ये सभी के सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं, यानी कि सरस्वती कंठाभरण, संग्राम गणसूत्रधार और युक्ति कल्पतरु। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। सभी के सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखे गए। या एक शब्द में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, राजा भोज ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया है, तो संस्कृत भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। राजा भोज द्वारा रचित कौन से संस्कृत ग्रंथ में वास्तुकला एवं स्थापत्य कला का विस्तृत वर्णन, यानी कि ये सभी के सभी ग्रंथ जो है ये राजा भोज के द्वारा लिखे गए, लेकिन इसमें स्थापत्य कला का वर्णन किस ग्रंथ में है यह कहा गया है। तो यह वर्णन हमको समराम गणसूत्र में मिलता है दोस्तों, ठीक है। और समराम गणसूत्र के भी 65वें अध्याय है ना, 65th यूनिट में यह वर्णन हमको वास्तुकला और स्थापत्य कला के बारे में मिलता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी हमें किस लेख से मिलती है? तो यह प्रश्न रिपीट हुआ है। धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी हमें मंगाई लेख से मिलती है। और आक्रमण करने वाले कौन थे? तो आक्रमण करने वाले चालुक्य थे। इस एरिया पर शासन किसका था? तो शासन मुख्य रूप से राष्ट्रकूटों का शासन हुआ करता था, उनके अंतर्गत ही परमार वंश शासन करता था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो दोस्तों जैसा कि हम परमार वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, ये परमार वंश मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। परमार वंश का वह शासक जिसने 500 से अधिक संस्कृत के प्रकांड विद्वानों को राजाश्रय दिया था, वह कौन था? तो वह तो राजा थे दोस्तों भोज, है ना, क्योंकि संस्कृत के खुद भी प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। इन्होंने अपने राज दरबार में 500 से अधिक संस्कृत के विद्वानों को राजाश्रय दिया था, यानी कि 500 से अधिक संस्कृत के जो विद्वान थे उनका पोषण का जिम्मा इनके द्वारा लिया गया था, पालन पोषण का जिम्मा यह हम कह सकते हैं। इसका उल्लेख यदि कहाँ मिलता है या पूछा जाए तो इसका उल्लेख हमें अबुल फजल के द्वारा लिखी पुस्तक आईने अकबरी में मिलता है। यह उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? अबुल फजल के द्वारा लिखी एक पुस्तक है आईने अकबरी, इसमें हमें इस बात का उल्लेख मिलता है। और अबुल फजल जो थे यह राजा अकबर के बादशाह अकबर, राजा अकबर नहीं कहना चाहिए, बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। परमार वंश का वह शासक जिसने अपने राज्य की राजधानी उज्जैनी से धारा नगरी स्थानांतरित की थी, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे विशेष रूप से याद रखेंगे कि जिसने अपनी राजधानी को उज्जैनी से धार में शिफ्ट कर दिया था वह राजा भोज थे, ठीक है। बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हैं जो राजा भोज के द्वारा ही किए गए हैं। राजा मुंज को आपको याद रखना है, राजा भोज को आपको याद रखना है, राजा उपेंद्र को आपको स्थापना के लिए याद रखना है, और एक स्वतंत्र शासक सियक को आपको याद रखना है ना। तो यह मैं आपका रिवीजन भी ऐसे समय समय पर करवाता चलूंगा। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट थी दोस्तों, जैसा हमारा यह यूट्यूब चैनल अभी नया है
और हमें यूट्यूब पर बने रहने के लिए हमने 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है दोस्तों? 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। और अभी वर्तमान में हमारे इस चैनल पर बहुत ही कम सब्सक्राइबर है। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपके सहयोग की मुझे अपेक्षा है। तो आप हमें सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी इस क्लास का लाभ ले सकें। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। राजा भोज के द्वारा बनाया गया सर्वाधिक प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर किस स्थान पर अवस्थित है? भोज के द्वारा बनाया गया सरस्वती मंदिर धार जिले में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। किस प्रसिद्ध शासक की मृत्यु के बाद उसके लिए यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों ही निराश्रित हो गए? तो वह भी राजा भोज ही है। प्रश्न वही पूछा जा रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है ना। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। धार में कालिका मंदिर और सरस्वती सदन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कालिका मंदिर और सरस्वती सदन दोनों ही, सरस्वती सदन को ही हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसका एक अन्य नाम भी है। सरस्वती सदन को हम जानते हैं भोजशाला नाम से, भोजशाला। तो अब आप समझ ही गए होंगे, इस सवाल का सही जवाब है राजा भोज। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो चित्तौड़गढ़ जो कि वर्तमान में राजस्थान में है, यहाँ पर त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण राजा भोज के द्वारा ही करवाया गया था। राजा भोज ने ही यह निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मध्य प्रदेश का वह मंदिर जिसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है वह कौन सा है? तो वह मंदिर भोपाल के निकट स्थित है, पहली बात। ठीक है दोस्तों, वह मंदिर कहाँ स्थित है? भोपाल के निकट स्थित है, लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन यह रायसेन जिले में आता है ना दोस्तों। क्या आता है? यह रायसेन जिले में आता है। तीसरी बात कि यह मध्य प्रदेश का, किसका? यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिवलिंग है, सबसे ऊंचा शिवलिंग है। इसके बारे में आपको ये बातें याद रखनी है। और इसकी ऊंचाई लगभग 2.03 मीटर के आसपास है। किसकी ऊंचाई? शिवलिंग की ऊंचाई। इसलिए इसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। और उसे हम जानते हैं भोजेश्वर मंदिर या भोज मंदिर के नाम से हम इसे, या भोजेश्वर महादेव इस नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी आप देख सकते हैं कि विराटेश्वर मंदिर यदि पूछा जाए वन लाइनर में कहाँ पर स्थित है, तो विराटेश्वर मंदिर शहडोल में स्थित है। पशुपतिनाथ का मंदिर मंदसौर में स्थित है। और महेश्वर मंदिर तो नाम में ही है, तो यह महेश्वर में स्थित है। और महेश्वर पड़ता है वर्तमान में खरगोन जिले के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह पूछा गया। क्या पूछा गया? कौन सा कथन असत्य है? राजा भोज परमार का शासन 1000 से 1055 ईस्वी तक रहा है। राजा भोज परमार का साम्राज्य मालवा, चित्तौड़गढ़, खानदेश, कोंकण एवं गोदावरी घाटी तक विस्तृत था। राजा भोज ने अपनी राजधानी उज्जैनी से धारा नगरी स्थानांतरित की थी। राजा भोज ने कलचुरी शासक कर्णदेव को पराजित किया था। तो इनमें से क्या है? ऊपर के तीनों कथन तो बिल्कुल ही सत्य है, लेकिन राजा भोज ने कलचुरी शासक कर्णदेव को पराजित नहीं किया था। इन्होंने कलचुरी शासक गंगेय देव को पराजित किया था। तो इस प्रकार यह आपका गलत हो जाएगा, है ना। किसको पराजित किया था दोस्तों? गंगेय देव को। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि असत्य पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। राजा भोज द्वारा निर्मित वह मंदिर जो वास्तुकला की दृष्टि से अधूरा माना जाता है, ठीक है, तो यह भोजेश्वर मंदिर है जो कि राजा भोज के द्वारा निर्मित है। और इस मंदिर को अधूरा मंदिर, जिसे कि मध्य प्रदेश का सोमनाथ भी कहा जाता है, इसे अधूरा मंदिर माना जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। मालवा का वह शासक जिसकी मृत्यु होने पर कहा जाता है कि धार निराधार हो गई थी। क्या हो गई थी? धार निराधार। तो 1055 में दोस्तों, कब? 1055 ईस्वी में राजा भोज की मृत्यु हो जाती है और यह कहा जाता है कि धार निराधार हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। राजा भोज मृत्यु कब हुई इनकी? 1055 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। खजुराहो का उल्लेख खालिस्तान के द्वारा मोहम्मद गजनवी के छापे और विजय दौरान राजधानी के रूप में किया गया था। तो खजुराहो का उल्लेख अल बरूनी ने, किसने दोस्तों? अल बरूनी ने। ऑप्शन नंबर डी किसने किया था? अल बरूनी ने। मोहम्मद गजनी के छापे और विजय दौरान
राजधानी के रूप में इन्होंने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, मेन चीज क्या पढ़नी है आपको इसमें, खजुराहो का उल्लेख किसने किया था, अल बरूनी के द्वारा किया गया था। किस टाइम में, मोहम्मद गजनवी के टाइम में। यह प्रश्न देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। यह एक मोरक्को यात्री थे जिन्होंने अपने लेखों में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया था। यानी कि हमें क्या बताना है कि मोरक्को का एक यात्री जो भारत की यात्रा पर आया था, जिन्होंने अपने लेख में खजुराहो के मंदिरों का जिक्र अपनी किताबों में किया हुआ है। तो मोरक्को के यात्री थे इसमें दोस्तों इब्न बतूता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और इन्होंने यह वर्णन अपनी पुस्तक जिसका नाम है रेहाला, इनकी पुस्तक का नाम है क्या दोस्तों, रेहाला नाम की पुस्तक में यह वर्णन किया हुआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में प्रवेश किसने करवाया था। यानी कि मालवा क्षेत्र किस दिल्ली शासक के द्वारा जीता गया था, यह भी कहा जा सकता है ना, इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एक सेनापति भेजा था जिसका नाम था एन उल मुल्क। क्या था दोस्तों इसका नाम, एन उल मुल्क। यह सेनापति था जिसके मालवा को विजय किया था और इसे दिल्ली के शासन में मिला दिया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की। दिलावर खान एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने मालवा सल्तनत की शुरुआत की और खालिस्तान में अपनी राजधानी की स्थापना की। तो दिलावर खान ने दोस्तों मालवा सल्तनत की शुरुआत तो की थी, लेकिन किस सन में की थी, तो आपको याद रखना कि मालवा सल्तनत की शुरुआत 1390 से 1391 है ना, इस ड्यूरेशन के दौरान की गई थी। और इन्होंने अपनी राजधानी जो है वह मांडू को बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, मांडू इनकी राजधानी थी। मांडू में क्या है, आपको पता होगा कि मांडू में एक मकबरा है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हुशंग शाह का मकबरा। इसका नाम मकबरा है हुशंग शाह का मकबरा, यह है दोस्तों मांडू में। और यह हुसैन शाह जो है ये दिलावर खान के ही पुत्र थे। किसके थे, दिलावर खान के ही पुत्र थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अब टॉपिक चेंज हो रहा है, देखिए अब खजुराहो से संबंधित प्रश्न आना शुरू होंगे, है ना, जो कि एग्जामिनर का एक फेवरेट एरिया रहा है, यहाँ से वो प्रश्न करता ही करता है। खजुराहो के चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, तो 825 ईस्वी में। कब, 825 ईस्वी में इसमें चंदेल वंश की स्थापना होती है और स्थापना करने वाले हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नन्नुक। तो यह स्थापना खजुराहो में, यानी खजुराहो यानी कि छतरपुर में चंदेल वंश की स्थापना हुई नन्नुक के द्वारा। समय था 825 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, चंदेल वंश के शासन काल में बुंदेलखंड किस नाम से जाना जाता था। जब चंदेल वंश का शासन था उस समय में बुंदेलखंड जैजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, जैजाक भुक्ति के नाम से यह जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, धर्मपाल के सिक्के कनिंघम को कहां से प्राप्त हुए हैं। धर्मपाल जो कि चंदेल वंश का राजा था, इसके सिक्के कनिंघम जी को एरन सागर से प्राप्त होते हैं, है ना, एरन नाम के स्थान पर इन्होंने खुदाई करवाई थी, वहां इन्हें धर्मपाल के सिक्के प्राप्त होते हैं। और एरन वही जगह है जहां से सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य पुरातत्वविदों को प्राप्त हुए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एग्जाम में यह प्रश्न आता है सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि एरन से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में एरन कहाँ है दोस्तों, यह सागर जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, खजुराहो के चंदेल वंश का प्रथम प्रतापी शासक, क्या पूछा जा रहा है, प्रथम प्रतापी शासक कौन था। तो चंदेल वंश का प्रथम प्रतापी शासक था यशोवर्मन, जिसने क्या किया था, चंदेल वंश का विस्तार दूर दूर तक किया था दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चंदेल शासकों का शासन क्षेत्र कहाँ रहा है। चंदेल शासकों ने बुंदेलखंड में यानी कि छतरपुर वाले एरिया में उस स्थान पर शासन किया था। कब किया था, 9वीं सेंचुरी के आसपास, है ना। स्थापत्य कला का अनोखा नमूना खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस चंदेल वंश के शासन के काल में हुआ है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है धंगदेव, है ना। यह धंगदेव के शासन काल में के समय में चंदेल वंश के मैं कह रहा हूं खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया गया था। ठीक है, क्लियर है।
चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। किस वंश के शासकों ने खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने 9वीं शताब्दी में यह निर्माण करवाया था। यहाँ पे आपको दो बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चंदेल वंश तो आपको याद रखना ही है खजुराहो के मंदिर के लिए, लेकिन कुछ मंदिर खजुराहो में ज्यादा ही फेमस है। जैसे कि एक है इसमें कंदरिया महादेव का मंदिर दोस्तों। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर। दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर। तो ये दोनों के दोनों मंदिर ही भी चंदेल वंश के द्वारा ही बनाए गए थे और खजुराहो में ही स्थित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। लोक कथनों में वर्णित आला उद्दल यह किसके सेनापति थे, यह पूछा गया है। तो लोक कथाओं में वर्णित आला और उद्दल यह चंदेल वंश के शासक परमार्दी देव, चंदेल वंश के, तो सॉरी किधर है चंदेल वंश, ऑप्शन नंबर बी में है ना। तो चंदेल वंश के शासक के सेनापति हुआ करते थे और चंदेल वंश में भी परमार्दी देव, इनका नाम आप विशेष रूप से याद रखेंगे दोस्तों, है ना, परमार्दी देव इस शासक के यह सेनापति होते थे। इन्होंने 52 युद्धों जो है वह लड़े थे दोस्तों। कितने युद्ध लड़े थे? 52 युद्ध। 52 युद्धों में आला और उदल ने भाग लिया था और उन्हें जीता था। और इन सब बातों का वर्णन एक ग्रंथ में हमको मिलता है जिसका नाम है आल्हा खंड। आल्हा खंड, आला खंड से इसकी जानकारी मिलती है, जो कि महाकवि जगनिक के द्वारा लिखा गया है। महाकवि जगनिक के द्वारा यह लिखा गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। क्या सहयोगी थे यह हमें बताना है। तो चंदेल वंश के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया था, है ना, हम तो स्टार्टिंग से पढ़ते ही आ रहे हैं, चंदेल वंश के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया था। अच्छा, यह अगर पूछा जाए कि खजुराहो का जो मंदिर है किस शैली में बना हुआ है, तो दोस्तों खजुराहो का मंदिर यह नागर शैली में निर्मित है। यह आपको याद रखना है, यह नागर शैली में निर्मित है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। खजुराहो में स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो चंदेल शासक यशोवर्मन ने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया है दोस्तों। किसने? यशोवर्मन ने। अब यह पूछा जाए कि इस लक्ष्मण मंदिर में किसकी प्रतिमा स्थापित है, तो इसमें आपको ऑप्शन एक लक्ष्मण भी दिया हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण की प्रतिमा स्थापित नहीं है। यहाँ पे भगवान विष्णु इनकी प्रतिमा स्थापित है, अर्थात लक्ष्मण मंदिर इनका नाम है, लेकिन यह वास्तव में विष्णु भगवान का जो है मंदिर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चंदेल शासक यशोवर्मन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी, यह पूछा गया है। यशोवर्मन की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? तो यशोवर्मन के द्वारा कलिंजर विजय की गई थी, जो कि इनकी सबसे महत्वपूर्ण विजयों में से एक है दोस्तों। कौन सी विजय? कलिंजर विजय। यहाँ पर उन्होंने गुर्जर और प्रतिहार शासक, है ना, गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित किया था। यशोवर्मन ने किसको पराजित किया था? यहाँ पर महिपाल, जो कि एक गुर्जर प्रतिहार शासक था, इनको पराजित इन्होंने किया था, कलिंजर विजय की थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चंदेल वंश का वह शासक जो महान विजेता के साथ साथ कुशल निर्माता भी था। क्या बोल रहा है कि महान राजा तो था ही, लेकिन साथ में निर्माता भी था। वह था दोस्तों धंगदेव, है ना, धंगदेव, जिन्होंने किसका निर्माण करवाया? जिसके काल में खजुराहो के मंदिर का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। धंगदेव किस वंश का शासक था? तो धंगदेव चंदेल वंश का शासक था। कहाँ के? जेजाक मुक्ति। कहीं से जेजाक मुक्ति लिखा जाता है, कहीं से जेजाक भुक्ति लिखा जाता है ना। इसे कभी म लिखा जाता है इस वर्ड को, कभी इसे भ लिखा जाता है ना, तो इसे आप कंफ्यूज नहीं होना। जेजाक मुक्ति जो है यह छतरपुर का ही पुराना नाम है और चंदेल वंश के राजा हुआ करते थे, राजा धंगदेव। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। एमपीपीएससी में आया हुआ यह क्वेश्चन है। चंदेल वंश का वह शासक जिसने अपने शासनकाल में गोपाद्री, जिसे कि वर्तमान में ग्वालियर के नाम से जाना जाता है, पर अपना आधिपत्य कर लिया था दोस्तों। ठीक है, तो इसका भी सही जवाब है राजा धंगदेव। धंगदेव ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। इन्होंने कच्छपघात शासकों को पराजित किया था। किसको पराजित करके? उस समय ग्वालियर पर कच्छपघात इस वंश का शासन हुआ करता था। तो इन कच्छपघातों को पराजित कर
राजा धंगदेव ने ग्वालियर को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आज की हमारी ये क्लास में हमने 50 प्रश्नों को देखा है जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से अत्यंत ही महत्वपूर्ण थे था। जो आईएमपी क्वेश्चन है वो भी मैंने साथ में आपको बताते हुए चला है। ठीक है दोस्तों, हमने टारगेट रखा हुआ है 1000 सब्सक्राइबर का। या पूरा होने के बाद मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल नहीं कहूंगा। ऐसा मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे यूट्यूब पर अपनी सेवाएं देते रहने के लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करना है, जो कि एक यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन होती है। तो 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट आपके सहयोग के बिना बिल्कुल पूरा नहीं हो सकता। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे इस चैनल एग्जाम 5G को सब्सक्राइब करें और हमारे इस टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करने में हमारी हेल्प करें। साथ ही यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसके बटन नीचे दिया हुआ है। अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियोस को शेयर करें ताकि आपकी तैयारी को एक अलग दूसरा लेवल प्राप्त हो सके। साथ ही हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए आपको बोल ही चुका हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि @exam5g के नाम से है ना। आप टेलीग्राम पर जाइए, ऊपर सर्च ऑप्शन में जाकर आप @exam5 जैसा कि मैंने लिखा है इस तरह से लिखकर आप इसे सर्च कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ज्वाइन करने की लिंक दी हुई है, वहां से जाकर भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।